बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि पिछली क्लास में आपको हमने जो है पढ़ाना शुरू किया था, क्या चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था, द चैप्टर रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बच्चों हमने बताया था कि ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली क्या, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर। ठीक है बच्चों, विंग्स ऑफ फायर माने क्या होता है? अग्नि के पंख। कुछ लोग अग्नि की उड़ान इस तरीके से भी है ना, इनकी आत्मकथा छपती है। तो अग्नि के पंख नाम की जो इनकी आत्मकथा है उसका जो एक अंश है बच्चों वो आलोच्य पाठ है, वो प्रस्तुत पाठ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और पाठ का नाम क्या बताया आपको? पाठ का नाम बताया बच्चों आपको माई चाइल्डहुड, यानी मेरा बचपन। अब बचपन तो बच्चों सबका ही होता है, सबका बचपन होता है। तो बचपन की कुछ खास बातें होती है, बचपन में आपके कुछ दोस्त होते हैं, कैसे दोस्त आप बनाते हो, कैसे नहीं बनाते हो, आपने कौन कौन से खेल खेले। प्रेमचंद जो है उन्होंने एक कहानी लिखी है गुल्ली डंडा, तो बचपन की बातें बताते हैं, कैसे छोटे छोटे टाबर क्या करते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं। तो वो चीजें हमारे साथ में क्या है कि जुड़ी रहती है। बाबा नागार्जुन की कविता है, याद आता मुझको मेरा वो तरोनी गांव। तो तरोनी नाम के गांव में बच्चों उनका बाल्यकाल बीता था, और जब कविता लिखने बैठे तो कविता के अंदर उन्होंने उस गांव को मेंशन करते हुए लिखा कि याद आता मुझको मेरा वो तरोनी गांव। तो आत्मकथा का मतलब बच्चों आपको मैंने काफी ढंग से समझाया था। और अब देखो हम कहां तक आ गए थे और कहां से हम आगे बढ़ेंगे, इस पे जरा विचार कीजिए। जब पहला पैराग्राफ मैंने समझा दिया था, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पैरा ऑफ द लेसन एट पेज नंबर 68। पेज नंबर पृष्ठ संख्या 68 के ऊपर बच्चों पैराग्राफ नंबर 2 में आपको समझाने वाला हूं। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। ध्यान दो बच्चों, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन यानी मैं अनेक बच्चों में से एक था। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत सारे होते हैं, है ना बच्चे। अब तो क्या है कि बच्चों हम दो, हमारे दो, इसको कहते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। अच्छी बात है, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। सरकार कहती है 2 से ज्यादा है तो फिर प्रमोशन नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा, सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ठीक ही है, नीतियों में कोई बुराई नहीं है। आने वाले समय में 2 की जगह 1 भी हो सकता है। परंतु उस जमाने की बात कर रहा हूं बच्चों, जब क्या इंदिरा गांधी ने ये नसबंदी वगैरह चलाई नहीं थी, तब तो बहुत होते थे और अभी भी क्या होते हैं। तो मैं कह रहा था आपको कि सेंटेंस ये है कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन। अब यहां बच्चों इस सेंटेंस का सौंदर्य क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस, ये आपको समझना है। देखो, आई वॉज वन ऑफ, फिर आपने बोला मैनी, और फिर बोला आपने चाइल्ड। अब बच्चों आप जरा ध्यान दो, यही रुको। आई वॉज वन ऑफ मैनी चाइल्ड अर्थात मैं अनेक बच्चे में से एक था। तो बच्चों आप ये बताओ कि पहली बात तो ये जो ऑफ है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है का, की, के, पहला मतलब। दूसरा मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे डरता नहीं हूं, इसका मतलब होता है से। ठीक है। और बच्चों वंस देयर वाज ए क्रो, इट वाज वेरी थर्स्टी, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर एंड इट थॉट ऑफ ए प्लान। और इसने क्या सोचा बच्चों? और इसने एक योजना के बारे में सोचा, के बारे में, ये इसका तीसरा मतलब। और बच्चों आई वॉज वन ऑफ, ये अंतिम मीनिंग देखो, आई वॉज वन ऑफ यानी में से, मैनी चाइल्ड यानी मैंने एक बच्चा में से एक था। अब बच्चों बात यह है कि ये जो वन ऑफ है ना, इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा बहुवचन होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसके ठीक बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो आई वॉज वन ऑफ मैनी चाइल्ड। अब बच्चों ये मैनी क्या है जरा बताना। ये मैनी बच्चों एक डिटरमिनर है, डिटरमिनर। और इस डिटरमिनर की विशेषता क्या होती है? हिंदी में बोल के देखो, मैं अनेक बच्चा में से एक था, अनेक बच्चों में से एक था, अनेक बच्चे में से एक था। तो आप कहो ये मैं अनेक बच्चों में से एक था। तो बच्चों मेरे को ये समझाना है, मैनी एक डिटरमिनर है और उसके ठीक बाद जो नाउन आएगा उस नाउन को हमेशा प्लूरल होना चाहिए। मैनी एक डिटरमिनर है, उसके बाद आने वाले नाउन को हमेशा पीसीएन माने प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो आपको कहना पड़ेगा कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चाइल्ड्स, अर्थात मैंने एक बच्चों में से एक था। आप यूं कहेंगे क्योंकि आप जानते हो बॉय का बहुवचन क्या होता है? बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है। परंतु बच्चों आप ये भी तो जानते हो
कि देर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी में ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें एस नहीं जुड़ता, जैसे ऑक्स। अब बच्चों ऑक्स का बहुवचन क्या होगा जरा बताओ, ये ऑक्स है तो इसका प्लूरल ऑक्सेज नहीं होगा बल्कि क्या बनेगा, ऑक्शन, en जोड़ना पड़ेगा। तो यहां बच्चों क्या करोगे, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब आप लोग क्या करते हो, चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं तो ऐसा और लगा देते हो, ये और गलत। ध्यान दो बच्चों, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रंस भी नहीं होता। तो आपको बच्चों एक नियम तो ये समझ में आ गया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा, देखो मीनिंग कितने ऑफ यानी काकी के होता है, ये रिलेशन बताता है बच्चों, ये रिलेशन बताता है। ऑफ समझ में आ रहा है, ऑफ का मतलब होता है बच्चों रिलेशन बताता है, ये संबंध बताता है। क्लियर है, संबंध आप जानते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काकी के, वो वाला संबंध है ये संबंध बताता है, वैसे ये प्रीपोजिशन है। दूसरी बात बच्चों, ये से का मीनिंग भी देता है, जैसे उदाहरण दिया, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, अर्थात मैं तुमसे भयभीत नहीं हूं। काकी के अर्थ होता है, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, वो मर्डर का दोषी पाया गया, तो काकी के का मतलब दे रहा है। उसी तरीके से बच्चों, आई नो नथिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। आई नो एवरीथिंग ऑफ हर, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट, या व्हाट डू यू नो ऑफ द लाइफ ऑफ ए सेंट, तुम संत के जीवन के बारे में क्या जानते हो। और ऑफ का मतलब बच्चों आपको क्या बताया में से। क्लियर। अब बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सदाबहार नियम है जो आपको याद होना चाहिए, कई बार समझाया है, एक बार आपको फिर क्या करा देता हूं, रिमाइंड करा देता हूं, रिकॉल करा देता हूं। क्या ध्यान देना, वन ऑफ हिज डॉटर ए डॉक्टर। अब बच्चों हमारा प्रश्न यह है कि उसके लड़कियां हैं, 2 है 3 है 4 है, पता नहीं कितनी है। हम कहते हैं उसकी बेटी में से एक डॉक्टर है या उसकी बेटियों में से एक डॉक्टर है, तो जाहिर सी बात है बेटियों में से है। तो बच्चों वन ऑफ के ठीक बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, तो एस लगाओ। अब बच्चों यहां पर आ रहा है इज, और आ रहा है एम, और आ रहा है आर। तो आप क्या करते हो, डॉक्टर्स को देख करके आर कर देते हो, लेकिन आप अर्थ करो बच्चों उसकी बेटियों में से एक। तो रियल सब्जेक्ट तो बच्चों ये ऑफ के पहले आ रहा है, ये है। तो बच्चों प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो शब्द आता है वही सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट होता है। और इस प्रकार की बनावट और बुनावट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेरेंथेटिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। पेरेंथेटिकल इसलिए बच्चों क्योंकि आप जरा देखो, वन ऑफ हिज डॉटर, तो ऑफ हिज डॉटर्स, तो वन ऑफ हिज डॉटर्स, तो वन ऑफ हिज डॉटर्स यानी उसकी बेटियों में से वन, एक। तो ये रियल सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट ये है, ये सिंगुलर है, इसलिए किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब वो होती है जो अपने अंत में क्या लेती है, जरा बताना, एस लेती है। बात समझ में आ गई है। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, मैं अनेक बच्चों में से एक था। विद ए शॉर्ट बॉय, शॉर्ट बॉय यानी क्या होता है, छोटी कदकाठी वाला लड़का था मैं। दिया गया है कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अर्थात मैंने एक संतानों में से अनेक बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय, कैसा लड़का था मैं, ठिगना। आप जानते हो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो आपने देखी है, छोटे कद के हैं। लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे कद के थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत छोटे कद के थे, लेकिन बड़े बड़ों को क्या कर देते थे, धराशायी कर देते थे। कौन, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो इसीलिए औरंगजेब छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा कह के संबोधित करता था। तो शॉर्ट बॉय का मतलब होता है बच्चों छोटे कद वाला। भगवान वामन के बारे में तो आपने सुना है, काफी छोटे कद के थे, लेकिन जो राजा बलि है उसको नाकुचड़े चबा दिए, पूरी धरती को नाप लिया 3 कदमों में। वो कथा आपको पता है, पता नहीं है तो पता होना चाहिए। ए शॉर्ट बॉय माने एक छोटे कद का लड़का था मैं। विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बच्चों जरा ध्यान देना, विद रादर का मतलब होता है कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली, विद रादर यानी विद कंपेरेटिवली। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है नॉर्मल, यानी जो खास नहीं है, साधारण। और लुक्स का मतलब होता है अपीयरेंस। अब अर्थ करके देखो क्या होगा, मैं एक छोटी कदकाठी वाला लड़का था, विद कंपेरेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस, अर्थात मैं अपेक्षाकृत साधारण रूप रंग का, मैं अपेक्षाकृत साधारण रूप रंग का एक छोटी कदकाठी वाला लड़का था।
मैं लंबा और खूबसूरत नहीं था, बट आई वॉज बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। व्हाट ए कंट्रास्ट। ये बच्चों कैसा कंट्रास्ट है। आप जानते हो कभी कभी हिरण्यकश्यप जैसे जो दुष्ट पिता होते हैं, उनके भक्त प्रहलाद जैसी संतान पैदा हो जाती है। आप जानते हैं कि कभी कभी बहुत ही जो कर्मठोक माता पिता होते हैं, उनकी बहुत अच्छी सुपात्र संतान पैदा हो जाती है, और कई बार बहुत अच्छे माता पिताओं की बहुत ही कर्मठोक संतान पैदा हो जाती है। तो ये तो है। अब ये कह रहे हैं कि साहब मेरे माता पिता कैसे थे। माई पेरेंट्स वर टॉल, लंबी कदकाठी वाले थे, एंड हैंडसम, बड़े खूबसूरत थे। और हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फोटो तो देखी है, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे जबरीले बाल हैं, मुंह भी ऐसा ही है, होठ जब खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे थोड़े थोड़े से जले हुए हैं, लाल लाल से, सांवले सांवले काले काले, चेहरे के ऊपर से बिल्कुल बैंगन के रंग की तरह उनके क्या है होठ होते हैं। तो ये इस तरीके की बनावट है उनकी। बनावट का वर्णन मुझे करना था तो इसलिए मैंने किया। अब बच्चों जरा आप देखें, ये शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड। ध्यान दो बच्चों, डिस्टिंग्विश्ड यानी होता खास, और अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है जो खास नहीं है, नॉर्मल है। तो कहने का मतलब मैं अपेक्षाकृत साधारण रूप रंग वाला। विद यानी क्या होता है वाला। विद का मतलब क्या होता है वाला होता है कि नहीं होता। जैसे द गर्ल विद ब्लू आईज इज माई स्टूडेंट, यानी नीली आंखों वाली लड़की मेरी स्टूडेंट है। तो विद्या का मतलब होता है वाला वाली वाले। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्या था, मैं अपेक्षाकृत साधारण रूप रंग वाला एक छोटे कद का लड़का था, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और बच्चों मेरी उत्पत्ति, मेरी ओरिजिन किनसे हुई थी। आई वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं बड़ी खूबसूरत और लंबे माता पिताओं से जो है मैं जन्मा था। तो बच्चों बहुत ही खूबसूरत और लंबे माता पिताओं से इनका जन्म हुआ था। अब यहां जो देखने वाली बात है, जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया होगा, और अधिकांश स्कूलों के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके टीचर्स ने भी ये सेंटेंस पढ़ा दिया होगा, लेकिन वो पढ़ा करके आगे बढ़ गए होंगे, उन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया होगा जो चीज मैं आपको समझाने वाला। ध्यान दो, बोर्न, बियर बोर बोर्न होता है, और बोर्न बियर बोर बोर्न होता है। बोर्न इनटू और बोर्न टू, दोनों का फर्क समझो। आई वॉज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मेरा जन्म हुआ था एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। तो बोर्न इनटू ए फैमिली होता है बच्चों, बोर्न इनटू ए फैमिली, बोर्न इनटू ए फैमिली, आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो। लेकिन बच्चों बोर्न टू हैंडसम एंड टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, बोर्न टू पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, माता पिताओं से जन्मा, और यहां एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में जन्मा। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा और लंबे तथा खूबसूरत माता पिताओं में नहीं जन्मा, से जन्मा। माता पिताओं में थोड़ी जन्मते हैं, माता पिताओं से जन्मते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई फल है तो हम कहते हैं जैसे आम है, आम का फल है, तो बच्चों फल जो होता है वो पेड़ में आता है या पेड़ से आता है। पेड़ से आता है, वो तो पेड़ में क्या आता है, पेड़ के तने के अंदर थोड़ी आता है। तो यहां जरा देखना, आगे आपके बच्चों ये बात समझ में आ गई है। अब देखो बच्चों, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। इस सेंटेंस में बच्चों आपको ये बात समझनी चाहिए, क्या राम किल्ड रावण, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बच्चों सीधी सी बात ये है कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वाक्य के अंत में क्या बोलना पड़ता है। ध्यान दो बच्चों, दो बातें बोलनी पड़ती है। या तो वाक्य के अंत में ज्यादातर बोलते हो या ये, जैसे राम ने रावण को मारा। अब आपको सर याद नहीं आ रहा तो अरे आ रहा है ना, एक ही बात है। तो राम ने रावण को मारा तो आ गया, मारा, रे प्लस आ। और एक क्या होता है बच्चों, जैसे वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल फैमिली, तो इसका अनुवाद ये नहीं होगा कि हम हमारे खानदानी परिवार में रहे, इसका अनुवाद होगा कि हम हमारे खानदानी मकान में रहते थे। ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं। और बच्चों ता था, और लड़की है तो ती थी, और अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, ते थे। तो हम हमारे एंसेस्ट्रल हाउस यानी होता है बच्चों खानदानी मकान। एंसेस्टर्स का मतलब होता पूर्वज। तो हम हमारे पैतृक गृह में या हम हमारे खानदानी मकान में रहते थे। बच्चों कौन सा टेंस है जरा बताना।
आप समझ गए होंगे बच्चों, यह सेंटेंस पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि ये नेगेटिव होता तो इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, यदि ये इंटेरोगेटिव होता तो भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल पास्ट सिंपल के केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, अन्यत्र कहीं नहीं होता है। बोलो सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो बताया गया जी, वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अर्थात हम अपने पैतृक गृह है या अपने खानदानी मकान में रहते थे, which was built in the middle of the 19th century, which was built in the middle of the 19th century का मतलब हम बच्चों किसमें रहते थे? हम हमारे खानदानी मकान में रहते थे। ये खानदानी मकान है इनका। एंड दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट, बिल्ट का मतलब होता है दिस वॉज मेड, दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड, इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी बच्चों लगभग 1857 मान लो आप जानते हो 19th सेंचुरी सन 1901 में स्टार्ट होती है, 1999 में या 1900 में जाके खत्म हो जाती है। अब मैंने बोला मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब बीच तो 1850 है, तो फिक्स कोई 50 भी थोड़ी है, 1920 है ना। तो 1857 का गदर हुआ था, बड़ी प्रसिद्ध डेट है। तो लगभग बच्चों जब 1857 का गदर हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था हमारे देश में, तो ऑलमोस्ट इन ड्यूरिंग दैट पीरियड, लगभग उसी दौरान, उसी समय के दौरान बच्चों देयर एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट, उनका जो पैतृक मकान था, पैतृक गृह था, वो निर्मित हुआ था। और इस मकान के अंदर बहुत मजे से रहते थे कौन? हमारे राष्ट्रपति, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे, मैं परिवार। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों अपनी बात को लेट अस कंटिन्यू द पॉइंट, हमको अपना पॉइंट जो उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इट वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, अर्थात 19वीं शताब्दी के मध्य में, जिसका निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था बच्चों? किसका निर्माण हुआ था? बताओ किसका निर्माण हुआ था? देखो बच्चों, एंसेस्ट्रल हाउस, ध्यान दो क्या शब्द आ रहा? एंसेस्ट्रल हाउस विच। अब बताओ ये विच यानी क्या होता है? जिसका। अब ये किसके पहले आ रहा है? इसके ठीक पहले हाउस आ रहा है ना, तो ये हाउस बच्चों इस विच का क्या हो गया जरा बताना? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी होता पूर्व पद, हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व पद। तो बताओ ये विच किसके लिए आ रहा है? ये हाउस के लिए आ रहा है। विच वाज बिल्ट यानी जो निर्मित हुआ था या जिसका निर्माण हुआ था, माने किसका? उस पैतृक गृह का निर्माण हुआ था इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में जिसका निर्माण हुआ था। और देखो इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। अब ये घर का बखान कर रहे हैं कि इनका घर कैसा था, तो वाजवर, जानते हो नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वाजवर आ रहा है, ऐसा सेंटेंस है। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस। ये जो घर बच्चों इनका था, इस घर से ये पता चलता है कि ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है ना, ये बच्चों को इतना गरीब भी नहीं था, क्योंकि यदि ये गरीब होता तो कहीं किसी न किसी झोपड़पट्टी में इसका जन्म हुआ होता, कहीं जो है बहुत गरीब परिवार में ये होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। इनका घर बच्चों के साथ, आज तो आपको पता है, आज हमारे पास पक्का मकान नहीं है, इतना बड़ा, इतना फेयरली लार्ज हाउस। तो जयपुर जैसे शहर में हम किराए से रहते हैं, जो नौकरी पेशा लोगों की स्थिति है ये है। तो बच्चों ये बताओ कि उस जमाने में 1857 में जब हमारे जो बड़गे थे वो झोपड़पट्टियों में निवास कर रहे थे, काकड़ के अंदर जो है कहीं पर टाटी वगैरह बना करके वो अपने दिन गुजर कर रहे थे, उस जमाने में इनका मकान कैसा था जरा देखो। इट वॉज ए फेयरली, ध्यान देना, इट वॉज ए फेयरली लार्ज
पक्का हाउस। ये देखो बच्चों, ये पक्का के लिए क्या है, इनको अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिला ना, तो इन्होंने पक्का ही लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों आप जरा देखो ये पक्का कैसे लिखा हुआ है, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी में इसका जो मीनिंग है उसी मीनिंग को अंग्रेजी में मानना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इट वॉज ए फेयरली, फेयरली यानी क्या होता है, इट वॉज ए फेयरली मानी यह था अच्छा खासा। क्या ये अच्छा खासा, लार्ज यानी बड़ा, पक्का हाउस यानी पक्का घर था। ये एक अच्छा खासा पक्का बड़ा घर था, जिस घर के अंदर ये रहते थे बच्चों। बड़ी होली थी, गांव में अपन बोलते हैं होली, हवेली होती है लेकिन अपन तो उसको होली बोलते हैं। ठीक है, तो गांव के अंदर जो बड़ी होली होती है, शेठों की होली, बुढ़ियों की होली है ना, वैसा इनका मकान था। और बच्चों ये क्या है कि गढ़ तो घर नहीं था लेकिन अच्छा मकान जरूर था। बताया गया है कि इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, अर्थात बच्चों ये क्या था, ये बच्चों बहुत अच्छा या बहुत बड़ा या अच्छा खासा बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, एंड दिस हाउस वाज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। और बच्चों इस घर का निर्माण किससे हुआ था, इस घर का निर्माण बच्चों जिससे होता है उसी से हुआ था। देखो बच्चों, इट वाज मेड, ठीक है, ऑफ, इट वाज मेड ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन्स एंड ब्रिक्स। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, आप जानते हो लाइमस्टोन यानी क्या होता है, चूने पत्थर, चूने का पत्थर होता है उसको लाइमस्टोन कहते हैं। और ब्रिक्स यानी क्या होता है, देखो बच्चों लाइमस्टोन तो जान गए, चूना पत्थर। एक स्टोन और बताता हूं, ये बच्चों सैंड स्टोन। सैंड स्टोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखो मैं समझाता हूं। सैंड यानी क्या होता है, बालू, और जो बालू से बनता है दैट इज बलुआ। बालू से बनता है वो बलुआ। ध्यान दो बच्चों, हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक तो होता है बेलुआ, एक होता है बच्चों बलवा। दोनों में बड़े फर्क है बच्चों। ये तो क्या है, एलएलबी का शब्द है, लीगल वर्ड है। बलवा यानी होता दंगा, कहीं दंगा फसाद हो जाए तो हम कहते हैं कहीं दंगा हो जाए, कहीं बलवा हो जाए, वो तो बलवा होता है इधर वाला, बलवान लोग बलवा करते हैं। और ये बलुआ पत्थर बच्चों कौन सा होता है, जो बालू रेत से बनता है, उसे आप बलुआ पत्थर कहते हैं। ये पेरोनिम्स जैसे, इसलिए मैंने बताना आवश्यक समझा। अब बच्चों बात यह है कि इट वॉज मेड ऑफ लाइमस्टोन, अर्थात किससे बना था, चूने के पत्थरों से बना था। एंड ब्रिक्स यानी ईंटों से बना था। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये बताओ कि आपका मकान किससे बना था, तो आपने जवाब दिया साहब चूने पत्थर से बना था, ईंटों से बना था। ईंटों से बना था माने गारे गोबर से बना था। तो जो गारा गोबर है बच्चों, ये जब इसका प्रयोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब स्टोन शब्द का प्रयोग और ब्रिक शब्द का प्रयोग आप किस सेंस में करते हो, बिल्डिंग मटेरियल के सेंस में करते हो। किस सेंस में करते हो, जब आप इन शब्दों का प्रयोग बच्चों बिल्डिंग मटेरियल के सेंस में करते हो तो ये मटेरियल नाउन का काम करते हैं। कौन सा नाउन का काम करते हैं बच्चों, ये मटेरियल नाउन की तरह काम करते हैं। और आप जानते हैं मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए बच्चों क्या होगा, इट वॉज मेड ऑफ लाइम स्टोन, एस हटेगा, और ब्रिक्स में से भी एस हटेगा। बात समझ में आ गई है। इट वॉज मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड, इट वॉज मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। ब्रिक में से एस हटेगा और लाइम स्टोन में से एस हटेगा। सेंटेंस बच्चों में पूछा जाता है, द ताजमहल इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो क्या करोगे बच्चों, द ताजमहल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक करना पड़ेगा, स्टोन्स एंड ब्रिक्स को हटाना पड़ेगा। ध्यान दो, जब स्टोन और ब्रिक का प्रयोग आप बिल्डिंग मटेरियल के सेंस में करते हो तो उस स्थिति में बच्चों दीज वर्ड्स फंक्शन एज मटेरियल नाउन। उस स्थिति के अंदर बच्चे जो शब्द होते हैं ये मटेरियल नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। और जानते हैं मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, और आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म। उसको अपनी प्लूरल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है। ये बात बच्चों आपकी अच्छी समझ में आ गई है, ये बहुत खुशी की बात है। अब बच्चों मेड के बारे में समझो। देखो मेड की क्या स्थिति होती है। एक सेंटेंस होता है बच्चों, रोमियो एंड जूलियट वर मेड फॉर ईच अदर। मेड के बाद फॉर आता है, रोमियो एंड जूलियट वर मेड फॉर ईच अदर। रोमियो जूलियट एक दूसरे के लिए बने थे। तुझे रब ने बनाया किस लिए, एक दूसरे के लिए, तो मेड फॉर होता है। दिस मार्कर, बच्चों ध्यान दीजिए, जो मेरे हाथ में मार्कर है ये मार्कर है। क्या ये मार्कर है, तो दिस मार्कर इज मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन इंडिया। तो मेड के बाद इन भी आता है। और बच्चों मैं कहता हूं कि स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, मिठाइयां दूध से बनती है। तो बच्चों आप बताओ कि जब मिठाई दूध से बनती है तो दूध क्या हो जाता है, अपना रूप स्वरूप जो वो पूरी तरह खो देता है और एक नई वस्तु का निर्माण होता है। उस स्थिति में क्या आता है, फ्रॉम आता है।
लेकिन बच्चों आप जानते हो कि जो लकड़ी है, कुर्सी किससे बनी है? फर्नीचर से, कुर्सी लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी से बनी है तो बताओ क्या लकड़ी ने अपना मूल रूप खो दिया? नहीं खोया ना। तो नहीं खोया तो मेड ऑफ आएगा। मेड ऑफ इधर भी क्या है, ये चीजें, या मेड ऑफ आएगा या मेड फ्रॉम नहीं आएगा। मेड फ्रॉम तो तब आता है जब दूध से क्या बनती है? मिठाइयां बनती है। दूध से मिठाई बनती है तो दूध गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है और एक नई वस्तु का निर्माण होता है, तब मेड फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो मेड फ्रॉम भी होता है। और बच्चों एक मेड फ्रॉम होता है, एक मेड फॉर होता है, एक मेड इन होता है, एक मेड ऑफ होता है। ये सब चीजें हैं, इन चीजों पर आपको क्या देने की जरूरत है? ध्यान देने की जरूरत है। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक। और बच्चों इस घर का निर्माण किससे हुआ था? चूने पत्थर और ईंटों से इसका निर्माण हुआ था ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। बच्चों रामेश्वरम के मस्जिद मोहल्ले में। ध्यान दीजिए, यहां भी एक तत्व की बात है बच्चों। ऑन, इस ऑन का मतलब यहां इन है, लेकिन बच्चों प्रयोग ऑन का ही होगा। इन द मॉस्क स्ट्रीट का प्रयोग नहीं होगा। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। स्ट्रीट माने गली, स्ट्रीट माने वीथी, और स्ट्रीट का सही मतलब बच्चों साधारण बोलचाल की भाषा मिले तो गली मोहल्ला होता है। गली मोहल्ला, मोहल्ला जैसे मोहल्ला कुमाऊतान, मोहल्ला रेगरान। इसी तरीके से बच्चों क्या है जी, मोहल्ला 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 समझ गए, जैसे रंगरेजान, रंगरेज होते हैं। तो मोहल्ला मुसलमान, मुसलमान मोहल्ला मुसलमान। तो बच्चों ये है कि जो मस्जिद वाली गली है, उस मस्जिद वाली गली में क्या है? रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में ये मकान बच्चों चूने पत्थर तथा ईंटों से बना था। और बच्चों ये बहुत ही बड़ा पक्का घर था। माय ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल अनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ये सेंटेंस तो बच्चों समझने लायक है, और इस सेंटेंस को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बच्चों जो पूरा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बार बार एक चीज समझाने की कोशिश की गई है आपको। वहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए जो इस चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश की गई है। एक ग्रामर की बात है, जरा समझना। ये चैप्टर ये कहता है एक मॉडल होता है बच्चों यूज्ड टू, और एक मॉडल होता है वुड। ध्यान देना, इन दोनों मॉडल्स का प्रयोग इस सेंटेंस के अंदर आपको बहुतायत से देखने को मिलेगा। बहुतायत से देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसी दृष्टि से इस पाठ को सम्मिलित किया है कि इस पाठ को समझाते समय अध्यापक आपको यूज टू और वुड मॉडल जो है उनका यूसेज, उनका एप्लीकेशन आपको समझा सके। तो बच्चों ध्यान दो, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे ये हो चाहे ये हो। ये बच्चों ध्यान दो, इन दोनों का प्रयोग होता है पास्ट हैबिट के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है? पास्ट हैबिट के लिए होता है। ये बच्चों इसकी जगह आ सकता है और ये इसकी जगह आ सकता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये बच्चों, ये तो है पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट, और इसका आता है स्ट्रेंज पास्ट हैबिट। ये फर्क है बच्चों। कभी कभी अगर ज्यादा डिफरेंस पूछा जाए तो वुड का प्रयोग किया जाता है विचित्र भूतकालीन आदत, स्ट्रेंज पास्ट हैबिट, और बच्चों यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है सिर्फ पीएच माने पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत के लिए। वैसे कोई फर्क नहीं है, दे आर इंटरचेंजेबल मॉडल्स, अर्थात ये मॉडल्स कैसे हैं? इंटरचेंजेबल हैं। दे कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर। इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। अब बच्चों आपका सेंटेंस है माई ऑस्टियर फादर। अब बच्चों फादर तो सब जानते हो, माई फादर। अब ये सब दौर लगे हैं, ऑस्टियर ये क्या है? ऑस्टियर का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो कैसे रहता है? संयमित रहता है। मेरे संयमित, एक शब्द और दिखाता हूं नीचे, संयत। अब दोनों में बच्चों फर्क क्या है? दोनों का मतलब एक है, लेकिन ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। हिंदी की बात है, संयमित गलत होता है, संयत सही होता है। ऐसा व्यक्ति जो संयम में रहता है, आप उसे संयत कहते हैं, उसको संयमित नहीं कहते। ये तो जबरदस्ती दरेरा देकर बनाया गया शब्द है, जबरदस्ती दरेरा देकर के बनाया गया शब्द है जो बना देते हैं। जैसे एक जने ने मेरे को कहा, भाई साहब आप से मुझे सुबह मिलना है। मैंने कहा मिलो भाई, क्या बात है? अजय एक जरूरी बात है जिसके ऊपर मुझे आपसे डिस्कस करना है। अब उसको यह पता नहीं है कि निष्कर्ष हिंदी में होता है निष्कर्ष, उसकी तर्ज के ऊपर वो डिस्कस को डिस्कर्ष कह रहा है। तो ये बच्चों भाषा में क्या चलता है? गड़बड़ झाला चलता है, रहता है ना, हिंदी इंग्लिश सब में। तो संयमित गलत होता है, संयत सही होता है। माय ऑस्टियर फादर का मतलब मेरे संयत पिता। संयत पिता बच्चों उसे कहते हैं एक संयमी व्यक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। जैसे ये आंखें हैं, ये तो बच्चों सब कुछ देखना चाहती है, बहुत कुछ देखना चाहती है, लेकिन नहीं, हमको फालतू चीजें देख के क्या करना है। इसलिए गांधी जी कहते थे, तीर बंदर थे ना उनके,
तो एक बंदर आंखें मीचता था और कहता था बुरी चीजों को नहीं देखना, सिर्फ अच्छी चीजों को देखना। ये काम तो सबको सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं, गांधी जी का बंदर यूं करता है तो क्या है उसका तात्पर्य, क्या है उसका तात्पर्य बच्चों? यह है कि हमें बुरी चीजें नहीं सुननी है, हमें सिर्फ अच्छी चीजें सुननी है। और यूं भी इसका मतलब यह है कि जीभ बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन इसके माध्यम से बच्चों इस जीभ से हमको क्या करना, गलत चीजें नहीं बोलनी है, इसे अच्छी अच्छी बातें हमको बोलनी है, राम जी का नाम बोलना है। हमको शियावर रामचंद्र की जय बोलनी है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, बोलो भारत माता की जय बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम किसी की काट करें, किसी की आलोचना करें, किसी की बुराई करें तो ये सब चीजें बहुत बुरी बात है ना। तो बच्चों ये बताया गया है कि मेरे पिताजी कैसे थे, संयत थे। संयत का मतलब यह है कि उनका अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण था, भोग विलास से वो कोसों दूर रहते थे। हालांकि जब हम छोटे थे तो वी वर प्रोवाइडेड विद ऑल द एसेंशियल और द नेसेसरी फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो सब पूरी करते थे हमारे पिताजी, इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन से संबंधित, इन टर्म्स ऑफ फूड, और बच्चे क्या है, मेडिसिन, मान लो कोई बीमार पड़ जाए तो चिकित्सा, औषधि, एंड क्लॉथ्स का मतलब बच्चों तन ढकने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी कपड़ा मकान और चिकित्सा, और अब तो शिक्षा भी जोड़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि राइट टू, समझिए आप, राइट टू एजुकेशन आपका आरटी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, और हम किसी भी बच्चे को उसके पढ़ने के जन्म सिद्ध अधिकार से महरूम या वंचित नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। तो ये बताया गया है कि जो मेरे पिताजी थे वो बड़े संयत थे, लेकिन भोजन से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित और वस्त्रों से संबंधित हमारी तमाम जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी किया करते थे। बट ही वुड अवॉइड, या ही यूज्ड टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। लेकिन मेरे पिताजी तपस्वी टाइप के व्यक्ति थे। वो गृहस्थ, वो बच्चों क्या थे, वो थे गृहस्थ बैरागी। आप जानते हो गृहस्थ बैरागी कौन है? भगवान शिव को कहते हैं गृहस्थ बैरागी। ऐसा व्यक्ति जो गृह में स्थित रहता है फिर भी वैराग्य में रहता है। जैसे राजा जनक के बारे में आप सुनते हो। राजा जनक क्या थे? महान योगेश्वर थे, वो योगराज थे, वो राजा थे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों योग और भोग की क्रियाएं जो उनके साथ चलती थी। तो इस तरीके के व्यक्ति जो थे ये भी थे। कौन? इनके पिताजी। तो इनके पिताजी के बारे में वो कहते हैं कि जो मेरे ऑस्टियर फादर थे, ही वुड, मैंने बोला बच्चों वुड, या मैं यूज्ड टू भी बोल सकता हूं, ही यूज्ड टू अवॉइड ऑल द अनएसेंशियल, अनावश्यक या अवांछित, अनवांटेड कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। अर्थात बच्चों कंफर्ट ये तो जानते हो, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, दोनों का मतलब हो जाएगा कंफर्ट्स एंड लग्जरीज माने ऐशो आराम। लेकिन मेरे पिताजी जितनी भी जो अनावश्यक जो ऐशो आराम की चीजें हैं उनसे सौ कोस दूर रहा करते थे। बात भी सही है बच्चों। जैसे मान लो एक बात बताओ, पहले मैं एक मकान में रहता था किराए से, तो वहां गीजर लगा हुआ था। अब मेरी आदत क्या, गर्म पानी से नहाने की पड़ गई। फिर मैंने जब कमरा चेंज करके दूसरी जगह पर मैं शिफ्ट हुआ तो प्रॉब्लम यह आई कि उधर गीजर नहीं था। अब गीजर की आदत पड़ गई। जब नहीं था तो हम ठंडे पानी से घूमना रहे थे, अब वो आदत पड़ गई तो उसकी जरूरत महसूस होने लगी। तो हम चीजों पर क्या बच्चों निर्भर होते हैं। आप एक जगह मकान लेके रहते हैं जहां एसी चल रही है, अब ठीक, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब वो उसको छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो फिर एसी आपको नहीं मिलेगी, तो फिर आपको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसी जरूरतों के आदि क्यों बने? बाजार दर्शन, एक जैनेन्द्र का निबंध है हिंदी में, वो बच्चों पढ़ने की आवश्यकता। बाजार में जब भी जाओ तो क्या करो, मन भरा होना चाहिए। अगर मन खाली होगा तो ये ले लूं वो ले लूं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है जबरदस्ती ले लूं। तो मन भरा हुआ हो तब जाकर के आपको किधर जाना चाहिए, बाजार में पदार्पण करना चाहिए। ये बाजार तो क्या है, ये तो मायाजाल है, ये तो आपकी जेब को खाली करवाता है, चीजों को ऐसे करीने से सजाते हैं। वो बातें अपनी जगह हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो ऐशो आराम की चीजें हैं जिनके बिन हम रह सकते हैं, वो हमारी जरूरत नहीं है, तो हम उनके आदी क्यों बने? फिर हम उनके आदी हो जाते हैं। और फिर एक चक्कर है कि कमल का फूल एक बार बढ़ता जाता है, और फिर जब पानी उसको दोगे तो बढ़ेगा, लेकिन पानी अगर खत्म करोगे तो घटेगा नहीं, वह मुरझाएगा। बिहारी का दोहा है जिसमें कहता है वो कि आप किसी भी फूल को, कमल के फूल को पानी दोगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब पानी को देना बंद कर दोगे तो घटेगा 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 नहीं, डायरेक्ट मुरझाएगा, मर जाएगा, मुरझाएगा, मर जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम क्या है कि जरूरतें, ये चीज ले लें वो चीज ले लेते हैं, लेकिन जब पैसा आना बंद हो जाता है किसी कारण से,
तो बच्चों फिर क्या होता है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम माल एडजस्टेड हो जाते हैं, हम कुसमयोजित हो जाते हैं, जो हमें हमारे किधर ले जाता है, हमें हमारे पतन की ओर ले जाता है। तो माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स। ध्यान दो बच्चों, इनएसेंशियल, बच्चे क्या करते हैं, अनएसेंशियल। ये अन और इनका अंतर समझो, अनेबल होता है, इनेबल नहीं होता, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों इनएसेंशियल होता है, अनएसेंशियल नहीं होता। तो ऑल द इनएसेंशियल फैसिलिटीज, फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं हैं, तो इन चीजों से वो बचा करते थे। हाउएवर का मतलब होता है बच्चों यट, तो भी परंतु ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी तभी सभी जरूरत की चीजें हमको मुहैया करवाई जाती थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स का मतलब होता है भोजन, औषधि और वस्त्रों से संबंधित, इनफैक्ट यानी वस्तुतः, आई वुड से, वस्तुतः मैं तो बच्चों ये कहूंगा कि माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, अर्थात मेरा बचपन कैसा था, मेरा बचपन बहुत ही महफूज था। माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड का मतलब माई चाइल्डहुड वॉज वेरी सिक्योर, माई चाइल्डहुड वॉज ए सिक्योर वन, अर्थात जो मेरा बचपन था बच्चों बड़ा सुरक्षित था। ऐसा नहीं है वो जैसे निराला कहता है कि वो एक भिखारी आता है, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चदरा लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को अपनी भूख मिटाने को। तो इतनी बुरी मेरी हालत नहीं थी, बड़ी अच्छा जीवन था, माना कि बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो सब हमको मिलती थी। वो जो वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बहुत मटेरियली एंड इमोशनली। ये कहता है कि मेरा बचपन बच्चों मटेरियली माने भौतिक रूप से, पैसे की दृष्टि से बिल्कुल ठीक था, और इमोशनली का मतलब बच्चे क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो खूब पैसा होता है घर वालों के पास, लेकिन दे आर नॉट सिक्योर्ड इमोशनली, लेकिन बच्चों भावनात्मक या संवेगात्मक रूप से वो क्या नहीं होते, वो सुरक्षित नहीं होते। का मतलब ये हुआ उन्हें बच्चों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा भी चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा थोड़ा बहुत चाहिए बच्चों को, लेकिन प्यार चाहिए। तो इमोशनली यानी माँ बाप का जो साया, माँ बाप का जो स्नेह, उनका जो प्यार है, प्यार मोहब्बत है, वो लेखक को खूब मिली। और लेखक को क्या मिला, जरूरत की चीजें मिली। यही बच्चों बात है कि बचपन के अंदर अभी जो उम्र आपकी है, इस उम्र में यदि आप मटेरियली और इमोशनली सिक्योर हो तो तुम बनोगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मेरा मतलब तुम जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करोगे, जिस क्षेत्र में जाओगे उसी क्षेत्र में तरक्की करोगे। लेकिन अगर बचपन में बच्चा मटेरियली और इमोशनली सिक्योर नहीं है तो क्या होता है, उसका संवेगात्मक विकास नहीं होता, उसका बच्चों सभी प्रकार का विकास जो अवरुद्ध हो जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि भगवान उसको जो प्रतिभा देके भेजता है, वो प्रतिभा जो है पूरी तरह से प्रतिफलित नहीं होती है, प्रस्फुटित नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।